बीएसएफ में खराब भोजन की पोल खोलने के बाद आप पहली बार चर्चाओं में आए थे। उससे भी ज्यादा चर्चा आपको मिली लोकसभा चुनाव के दौरान, जब वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ आपने ताल ठोक दी। हालांकि उस दौरान तमाम कंट्रोवर्सीज हुई। समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया, लेकिन अंत में पर्चा खारिज हो गया और आप पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाए। इसके बाद हरियाणा में सीएम खट्टर के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। ये चुनाव आप हार गए। लॉकडाउन के दौरान भी आप खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर मोदी और योगी सरकार की नीतियों की खिलाफत करने का कोई मौका आप छोड़ते नहीं दिखाई देते। हम बात कर रहे हैं पूर्व बीएसएफ जवान और अब तेज तर्रार नेता बन चुके तेज बहादुर यादव की। तेज बहादुर जी आज मीडिया हलचल पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्वागत है तेज बहादुर जी, कैसे हैं आप और कैसा बीता लॉकडाउन का आपका समय? लॉकडाउन की तो सिचुएशन देख ही रहे हो। हमारा तो जो देश का ही समय सारे देश का ही खराब चल रहा है, तो हमारा कहाँ से अच्छा होगा। कंडीशन सब पता है, पूरा देश जान रहा है। हम भी उसी वर्ग में आते हैं, मध्यम वर्ग। क्या अब तो गरीब वर्ग में ही है। तो देश के गरीबों की हालत है, वही हालत हमारी है। लॉकडाउन का एक फेज अब गुजर चुका है, देश के हालात भी आपके सामने हैं। क्या मानना है आपका? लॉकडाउन में आपने देखा कैसे अपने घरों को लौटते श्रमिक, उनका दर्द भी आपने देखा, तमाम अनलॉक होते हुए व्यवस्थाएं भी आप देख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार के पूरे इस लॉकडाउन के फेज को? देखो, मैंने एक बनारस में भी एक चीज कही थी कि हमारे देश के अंदर जो राज चल रहा है, हिटलर शाही राज चल रहा है। और वो लॉकडाउन के दौरान इस चीज को साबित कर चुका है कि वाकई में ही हिटलर शाही शासन है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं। कितने मजदूर बेचारे पैदल चल चल के मर गए। ना तो उनकी कहीं खाने की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। एक तरफ तो हमारे देश के अंदर जब कांवड़ यात्रा चलती तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते, और जिसको देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो देश की आर्थिक स्थिति, जिसको इकोनॉमी का जो रथ है, उसके पहियों को मजदूर खींचता है। और जब बारी मजदूर की आई तो हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल गया। किसी बहुत से लोगों ने रास्ते में जान गंवा दी। इससे भयावह स्थिति क्या होगी देश? शायद इतिहास में हमने तो अपना पहली बार ही देखा है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसी सिचुएशन देखी और हमें नहीं पता। तो ऐसे शासन को आप क्या कहेंगे? शासन से खासे नाराज दिखाई देते हैं आप। अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उन पर लाइव आप रहते हैं, वहां भी शासन से इतनी नाराजगी क्यों है? जो सत्य है वही है, जो सत्य है, जो सच्चाई है। आपने लॉकडाउन किया, उसका फायदा मिला कुछ। आज देखिए कितने कोरोना की जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है। और यही हाल रहा तो मुश्किल से 2 महीने बाद हर व्यक्ति कोरोना ग्रस्त हो। ना ही तो आपने कोरोना पे कोई स्टडी की, ना कोरोना के बारे में कोई जानकारी ली। कोई देश के प्रधानमंत्री इस चीज के एक्सपर्ट नहीं है। आपके पास इतना बड़ा मेडिकल साइंस है, साइंटिस्ट है, हर सुविधाएं हैं इस देश में। आपने किसी से सलाह मशवरा तक नहीं उचित समझा। मनमर्जी से आप आए 8 बजे और भाषण दे दिया जी लॉकडाउन। जी, बनारस से सर आप उम्मीदवार रहे, उसके बाद जो भी विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया आपने। समर्थकों को उम्मीद थी, आपको उम्मीद थी, तमाम लोगों को उम्मीद थी कि कोर्ट कुछ दखल देगा, कोई निर्णय आपके पक्ष में आएगा। ये केस शुरुआत में काफी सुर्खियों में भी रहा था, लेकिन फिर इससे जुड़ी हुई अपडेट्स कुछ ज्यादा सामने आई नहीं। क्या हुआ फिर उस केस में जो उम्मीदवारी को लेकर आपने दाखिल किया था? नहीं, हाई कोर्ट के अंदर तो सिर्फ ये कह के कोर्ट में खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने पहले तो नोटिस जारी किया, लेकिन बड़े शातिर दिमाग से डिसीजन को पेंडिंग रखा और ये कह के खारिज कर दिया गया उसके अंदर। और कोई जवाब नहीं दिया हाई कोर्ट ने। कहा कि आप बनारस के वोटर नहीं हैं, इसलिए आपको अधिकार ही नहीं है। और ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि बहुत से और भी प्रत्याशी थे जी। वैसे तो कहते हैं कि जी हम सच के लिए लड़ते हैं, लेकिन किसी प्रत्याशी मेरे साथ में नहीं आए कि लो हम भी इसके जो सच्चाई है इसके साथ हैं। तो वहां ये कह के खारिज कर दिया गया। मैंने जब सवाल किया, नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात से हैं, जब वो चुनाव लड़ सकते हैं तो मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं इस पे सवाल पूछ सकता हूँ। एक प्रधानमंत्री के पर्चे के अंदर 13 गलतियां, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और जबकि मेरे पर्चे के अंदर गलती ना होने के बावजूद भी आपने खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारा केस खारिज नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है
उसमें समय लगेगा, वो क्या होता है अभी उसका तो समय बताएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ होगा। आपने स्वयं उम्मीद छोड़ दी है। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, हम निरंतर लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से देख लीजिए, अगर राफेल जो घोटाला था उसका फैसले देने वाले जज आज राज्यसभा सांसद बन के बैठ गए, तो देश में पहली बार ही ऐसा हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जितना कितना मान चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हैं उनको तो राजनीतिक क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष संस्था भी तो चला रहे थे। अब कैसे मान ले कि गगोई जी ने जितने फैसले दिए वो निष्पक्ष थे? ये तो साबित करता है कि गगोई जी ने जो भी फैसले दिए वो सरकार के पक्ष में इसलिए दिए कि उनको तो राज्यसभा सांसद बनना था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज को सुप्रीम कोर्ट पे हम उंगली ना उठाएं, ये तो दर्शाता है, उनके सामने साबित हो रहा है हर चीज। लोकसभा चुनाव के दौरान सर आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान आप जेजेपी से उम्मीदवार रहे। फिलहाल किस पार्टी में हो और आगे की क्या पॉलिटिकल आपने प्लानिंग कर रखी है? आगे किस तरह से पॉलिटिक्स में आप? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, बाकी पता है शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, मैंने जेजेपी पार्टी का ओनली फॉर सिंबल लिया था। मैंने जेजेपी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। और हरियाणा से चुनाव लड़ने का एक्चुअल मेन मकसद था, हमारे वकील जो इलाहाबाद के थे उनकी सलाह थी कि यहाँ पर हमारा पर्चा खारिज किया जाता है या नहीं किया जाता। जो ऑब्जेक्शन बनारस में लगे थे, हमने जो बनारस में जो पर्चा भरा था वहां पर लोकसभा भरा था, उसकी जगह यहाँ सिर्फ विधानसभा करनाल भरा, बाकी सेम टू सेम डिटेल सब कुछ वही भरा जी। तो हमने वो चेक करने के लिए। बाकी मैं उस समय जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, आज भी समाजवादी में ही हूँ, मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा नहीं। बिल्कुल, आज भी आप समाजवादी योद्धा हैं। विकास दुबे कानपुर वाले नाम तो जहन में आ ही गया होगा। पहले 8 पुलिस वालों को किस तरह से हत्या कर दी, नाटकीय गिरफ्तारी दी और फिर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया अपने ही तरीके से। क्या नजरिया है सर इस मामले पर आपका? देखिए, उसको सबको पूरे अब तो देश जान गया है कि उसको राजनीतिक शरण थी बीजेपी की, वरना एक 8 पुलिस वालों को मार के क्या कोई भाग सकता है? सारी साजिश थी, सब तरीके से साजिश के तहत सारी ये कार्य हुआ। और जो मध्य प्रदेश के जो आज जो बैठे हैं गृह मंत्री, वो पहले कानपुर के प्रभारी हुआ करते थे। तो ये सब साजिश के तहत उनसे कहा गया, सिलेंडर कराया गया, बाद में इनकाउंटर किया गया। चलो इनकाउंटर से तो मैं ऐसे गुंडे का तो मैं यही कहता हूँ यही होना चाहिए, असर वैसे होना भी यही चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। ये तो अच्छा इनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन इनकाउंटर के साथ में कम से कम ये तो पता लगे कि उसके जो सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे। इतना दिन तक जो ये काला कारनामे करता रहा, ये किसकी आड़ में करता रहा, उनके नाम भी तो उजागर किए जाए। इनकाउंटर से हम संतुष्ट है, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे लोगों का इनकाउंटर, लेकिन फिर कसाब को क्यों पकड़ा आपने? 5 साल तक क्यों रखा? अफजल गुरु को 5 साल क्यों रखा आपने? उनका भी इनकाउंटर कर देते। वो इसलिए रखा कि ताकि उनसे हमें जानकारी मिले कि इनके संपर्क में कौन कौन लोग हैं। अपना कसाब को आपने देखा होगा गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। जिंदा इसलिए पकड़ते हैं कि उससे जानकारियां मिले, इसके साथ कौन कौन लिप्त हैं। अभी एक विकास दुबे मर गया, हजारों विकास दुबे जो उनके सपोर्टर हैं वो घूम रहे हैं। अगर भी वो जिंदा रहता, आप इनकाउंटर तो कभी भी कर सकते, 15 दिन बाद भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आपके हाथ में बहुत से तरीके इनकाउंटर करने के, क्योंकि हम भी फौज में 21 साल रहे, हमें पता है। लेकिन कम से कम वो जानकारियां हासिल तो करते, उन लोगों तक पहुंच बनाते जो इसके साथ इन्वॉल्व थे, जो इस सारे सिस्टम को चलाते। ये जो है जानबूझ के ये बीजेपी सरकार ने साजिश के तहत, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके साथ उनका काफी वोट भी दिख रही सारा कर पाए। तो आप सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग विकास दुबे के साथ मिले हुए थे। विकास दुबे तो एक गुंडा था। डीसीपी देवेंद्र सिंह का तो नाम पूरा देश जानता है, जो उग्रवादियों के साथ पकड़ा गया, उसे जमानत दे दी गई। मैं कहता हूँ विकास दुबे तो उस चीज के सामने जीरो है। ये डीसीपी
डीजीपी देवेंद्र सिंह वही देवेंद्र सिंह है जो पुलवामा हमले का मास्टर। अफजल गुरु को दिल्ली पहुंचाने वाला व्यक्ति है, उसे जमानत दे दी गई। तो बीजेपी में कौन नहीं है? चिन्मयानंद स्वामी देख लीजिए आप, कुलदीप सेंगर देख लीजिए, पूरा देश रोडों पे निकल गया था, आज सब घर हैं। लोग सर आरोप लगाते हैं कि आप मोदी जी के सारे ही फैसलों पर सवाल उठा देते हैं। सरकार अपने तमाम दावे करती है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, ये कर दिया। आपको मोदी जी के हर काम में समर्थन किया था मैंने, 370 का समर्थन किया था। 370 हटाने पर आप मोदी के साथ थे? बिल्कुल मैंने समर्थन किया, जो सच्चाई है उसका मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मोदी जी के पूरे भाषण सुन लीजिए, गुजरात में वो चिल्लाते थे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सारा उल्टा उसका उल्टा कर रहे हैं। तो देखो हमारा काम क्या है, मैं क्या हूँ, आपका भी, हर भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है कि हमने वोट देके सरकार को चुन दी, सरकार अपने वायदे और मुद्दों के ऊपर खरी नहीं उतरती, उससे सवाल करना हमारा काम है, कर्तव्य है, और संविधान हमें ये अधिकार देता है। तो मैं तो कहता हूँ हर जागरूक नागरिक का फर्ज भी है कि विपक्ष निकम्मा था इसीलिए तो हारा है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं सवाल तो उसी से करें। अब मैं राहुल गांधी से सवाल करके क्या देश के अंदर कुछ हो सकता है? उसके तो हाथ में कुछ नहीं है। मान लो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से करूं या मायावती सवाल करूं, तो वो तो कोई कानून व्यवस्था में सुधार नहीं करके, तो विपक्ष में है। तो जो सुधार करना वो तो सत्ता में बैठे लोग करेंगे। चीन के साथ सर तनातनी रही काफी, केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाए, चीनी ऐप्स को बैन किया, और फिर उसके बाद एक सहमति बनी चीन के साथ कि किस तरह से एलएसी पर पीछे बढ़ना है। क्योंकि आप फौज में रहे हैं और इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, देखिए आप क्या लगता है सच्चाई क्या है और सरकार ने दिखाया क्या है? जब 3 महीने से चाइना अंदर घुस रहा था तब आप कहां सो रहे थे? और उसके बावजूद उनके अंदर एक बड़े टीवी चैनल, आज तक चैनल, मैं तो कहता हूँ एक बहुत ही शर्म की बात है, कहता है सैनिकों की गलती जी। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब तो जी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो मैं यही कहता हूँ मोदी जी हेलीकॉप्टर में बम लेके गए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और जब दूसरा देश अंदर घुस जाता है तो वो गलती सैनिकों की, वही सैनिक थे सर्जिकल स्ट्राइक में जिसके नाम के ऊपर आप सत्ता में आए, वही सैनिक जो है आज भी बोल रहे। सैनिकों ने पहले युद्ध लड़े, शौर्य की गाथा हमारी गाई जाती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रेजांगला का, वही चाइना था जो रेजांगला में हमारे सैनिकों ने घुटने टिका दिए थे। इतने दिन के दौरान मोदी जी ऐप बैन कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी चाइना का नाम क्यों नहीं आया? एक दिन मन की बात में मैंने सोचा शायद आज चाइना बोलेंगे, चाइना बोलते बोलते लास्ट में चने पे बात ले गए, वो चाइना नहीं बोल पाए जी। क्योंकि चाइना इतना शातिर देश है कि नेपाल को आपने जिस प्रकार से देखिए, सच्चाई है, नेपाल को देखिए कैसे चाइना ने काबू किया है। चाइना पैसे से जो है हर देश को खरीदता है। और बीजेपी पार्टी को चुनाव में हो ना हो 100% मैं गारंटी देता हूं चाइना ने बहुत बड़ा फंडिंग किया है, जिसका सबूत उसके पास है। तो मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना का नाम ले दे, नहीं तो चाइना उन कागजों के साथ सामने आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइना में न्यूज चलाएगा जी भारत की हमने बीजेपी सरकार को इतना फंड दिया, और देश में जो है हाहाकार मच जाएगा। इसलिए चाइना कुछ भी बोले, इनकी हिम्मत नहीं है उसके सामने बोल जाए, इसलिए मुंह बंद है इनका। तो नेपाल में कंडीशन इसलिए हो रही है, नेपाल का भी कब्जा कर रहा है क्योंकि नेपाल को उसने पैसा दिया। एक बड़ा आरोप सर आप लगा रहे हैं कि भाजपा को प्रायोजक के तौर पर चीन ने पैसा दिया है। जी, टिकटॉक ऐप की बात कर रहे थे बंद करने के लिए, 35 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड टिकटॉक ने फंडिंग दिया पीएम केयर फंड में, तो सारे देश को पता है, उसको क्यों नहीं बोलते ये लोग? जी। सारे जान रहा है देश, लेकिन आज क्या है, जो आदमी बोलता है आपने देखा उसके खिलाफ एफआईआर कर देते, जेलों में डालते। पत्रकारों के भी बहुत से पत्रकार भाई भी हैं जिनके ऊपर एफआईआर होगी, ऐसा पहले कभी देखा? इसलिए लोग सिर्फ जो है डर के मारे बोल नहीं पा रहे। कोरोना के बहाने बहुत सी चीजें कर देते हैं, बहुत से ऐसे केसेस कोरोना में, बहुत से लोगों के जिनके झूठे टेस्ट है कोरोना के, रिपोर्ट भी सच में। आज ही मुझे पता लगा कि जो टेस्ट किट है, जो आईसीएमआर ने जो टेस्ट किट बनाई है, उस किट के अंदर अगर दी आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया तो वो कहते हैं जी रिपोर्ट सही है किट,
उसी किट ने आपका अगर दी नेगेटिव दिखाते हैं, कैसे हम किट को नहीं मानते? दोबारा टेस्ट कराइए आप 5,000। अरे भैया पॉजिटिव आ गया, आपने किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव दिखाना है, आप सीधे ये बोल दीजिए ना। आप अपनी किट को सही भी मानते हैं, गलत भी मानते हैं। बताओ ऐसे दोगले जो बैठे हैं इनका क्या विश्वास किया जाए? चाइना की सर बात की हमने, चूंकि आपने रेजांगना का मुद्दा भी उठाया। एक मांग आजकल सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि आप सुरक्षा बलों से जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को समझते हैं, वर्तमान की राजनीति को भी आप समझते हैं, क्या लगता है आपको इस मांग की क्या संभावनाएं है? भविष्य में क्या कोई इस तरह का हो सकता है कि अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए? नहीं, देखिए बहुत जरूरी है ये। देश के अंदर अगर दी परसेंटेज देखा जाए, जब सभी जातियों की अगर दी जाए, या तो जाति के नाम पे कोई भी रेजिमेंट नहीं, मेरा तो सीधा हिसाब है। या तो जितनी जाति के नाम पे रेजिमेंट है उनका नाम बदल के शहीद भगत सिंह रख दीजिए, सुभाष चंद्र बोस रख दीजिए जो क्रांतिकारी है, या जो हमारी बड़े नदियां हैं उनके नाम पे उनका नाम रख दीजिए। अगर दी आपने जाति के नाम पे रेजिमेंटें रखी हैं तो यही रेजिमेंट भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी शहीद होते हैं, आप आंकड़ा देख लीजिए, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले यादव हैं। जितने भी हम डाटा आप निकालोगे, आप रेजांगला का युद्ध आपको याद होगा, सेकंड विश्व युद्ध में भी सबसे ज्यादा इनकी संख्या थी। अभी रेजिमेंट क्यों नहीं बनी, उसकी वजह क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया था, तो अंग्रेजों ने जो बरतानिया सरकार थी, उनको पता था अगर ये हीरो की रेजिमेंट बनाएंगे हम तो इनको ट्रेंड करेंगे, सारा सब कुछ करेंगे, ये तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। बरतानिया सरकार ने नहीं बनाई, अब तो अपनी सरकार है, अपना देश है, सारा सब कुछ अपना है, तो रेजिमेंट होनी चाहिए। और इसके लिए अभी तो नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले हमारा भी ये मेन मकसद होगा कि हाई रेजिमेंट हम बनवाएंगे ही बनवाएंगे, किसी भी हालत के अंदर कोशिश करेंगे बनवाने की कोशिश करेंगे, हमारा भी एजेंडा है। तो इसके लिए कोई आंदोलन भी देख सकते हैं हम आपकी ओर से? हाँ, अभी फिलहाल तो 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो चुनाव में व्यस्त रहेंगे। चुनाव के बाद जब फ्री होंगे तो बिल्कुल आंदोलन भी होगा, सब चीजें होंगी। क्योंकि हमारे दर्शकों की ओर से भी तमाम सवाल आ रहे हैं कि जो हम आपसे पूछें, तो उसमें जो सवाल हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसमें जो सर्वाधिक कई दर्शकों ने ये प्रश्न किया कि एक तो ये कि फौज को आपकी ज़रूरत है, और दूसरा ये कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का 22 में तो मेरा कोई विचार फिलहाल तो है नहीं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करूंगा, जितना भी पार्टी सहयोग होगा। अब जैसे ही हमारी प्लान है, शायद 15 अगस्त के बाद में शुरुआत करेंगे, जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे। अभी तक तो 15 अगस्त का हो सकता है, कोरोना की वजह से और बढ़ जाए। 22 में अभी तक कोई प्लान है नहीं चुनाव लड़ने का। और लोकसभा 24 में अगर दी मोदी जी बनारस से लड़ते हैं तो वो 100% में वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो मैंने निश्चित किया हुआ है। तो वहां से तो मेरा कंफर्म है 24 का चुनाव इसके खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि ये लड़ाई एक असली चौकीदार और नकली चौकीदार की लड़ाई है। मोदी जी का पीछा छोड़ेंगे आप इतनी आसानी से नहीं, सच लोकतंत्र है भाई। वो मैं तो उनसे सवाल पूछता हूँ सीधे से, मैं तो कोई बड़े घर से नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, सवाल पूछता हूँ भाई, जो आपने वायदे किए थे सैनिकों के लिए, आम जनता के लिए, उनमें से अगर एक भी पूरा किया है तो बताइए आप। और सैनिकों का सम्मान करते हैं तो वो सरेंडर कर देंगे, नहीं तो आमने सामने लड़े। जी। दूसरा जो दर्शकों का प्रश्न था कि फौज को आपकी जरूरत है, क्या फौज को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं आप? देखो, फौज को मेरी जरूरत है तो मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं करते। फौज को मुझे से आदमी की जरूरत नहीं है। वहां पर तो जो सरकार की हाँ में हाँ से किसी की भी सत्ता रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। कांग्रेस की सरकार के अंदर भी मेरे खिलाफ इस प्रकार के चला था, मैंने उसकी भी पोल खोली थी कांग्रेस सरकार में, तब भी मेरे खिलाफ कोर्ट मार्शल, लेकिन मुझे 3 महीने की सजा देके उस टाइम छोड़ दिया गया था, बर्खास्त नहीं किया गया। उस समय मैंने किया था कि ये गलत हो रहा है। मेरा केस चल रहा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपना, उसके लिए अब अगर दी फौज ज्वाइन कराएगी या पेंशन देगी, अगर दी ज्वाइन कराएगी तो मैं जरूर जाऊंगा। वैसे 21 साल तो मैंने देश की सेवा दी है, 21 में तो वैसे भी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अभी कोशिश यही है कि जैसे केस का डिसीजन क्या आता है उसके बाद पता लगे। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह अब चुनाव नजदीक है,
लॉकडाउन का दौर जनता ने देख लिया है, चाइना के साथ क्लैश हुआ ये भी जनता ने देख लिया है, अर्थव्यवस्था को लेकर के जो तमाम समस्याएं चल रही हैं वो भी जनता देख ही रही है। आपको क्या लगता है, क्या प्रोडिक्शन है आपका, इन चुनावों में क्या तस्वीर आएगी और भाजपा को क्या हासिल होगा? बंगाल के बारे में तो मैं कम जानता हूँ, लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर अगर यदि टिकट बंटवारा आरजेडी ठीक से करती है, सही तरीके से सूझबूझ से टिकट बंटवारा सही से होता है, तो आरजेडी की सरकार बनने के चांसेस काफी हैं अभी तक फिलहाल। हो सकता है कि टिकट बंटवारे में या बीजेपी बड़ी शातिर है, बड़े बड़े नेताओं को खरीद फरोख्त और सीबीआई का डर दिखा के कुछ मामला हो जाए, तो नहीं कह सकता, कहना आज सिचुएशन ये है। और हम भी सपोर्ट करेंगे बिहार में आरजेडी को, हमारी भी कोशिश है कि हम आरजेडी को सपोर्ट करें, क्योंकि जिस प्रकार झारखंड से भगाया, बिहार से भगाएं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से भगाएं, तो देश धीरे धीरे खाली करवाएंगे इनसे। 2022 भी दूर नहीं है। यूपी को देखकर आपको क्या लगता है और योगी जी के काम को देखकर खास तौर से? योगी जी का तो काम पूरा देश देख ही लिया। उत्तर प्रदेश नहीं, हत्या प्रदेश हो रहा है, आए दिन बलात्कार हत्याएं कितनी हो रही हैं, सारी दुनिया को पता है। वो कितना भी छुपा लें, कुछ भी कुछ कर लें, हर चीज में फैल रहे। इसकी वजह कई हैं कि योगी जी का काम था मंदिरों में घंटा बजाना, उसका देश चलाने का काम नहीं है। उन्होंने पता नहीं कहां से पंगा ले लिया। देश को और राज्य को वही आदमी चला सकता, घर परिवार एक गृहस्थ व्यक्ति हो जिसे जानकारी हो। साधु संत तो आप देखिए, साधु संत आदमी को क्या काम है देश चलाने के? आप कीजिए, प्रवचन कीजिए, लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, कहीं घंटा बजाइए। तो अब उनको चले जाना, 22 के बाद भेजेंगे दोबारा वापस घंटा बजाने के लिए। तो 22 में कौन आ रहा है सर? अखिलेश यादव? अभी तक तो पूरा यही है अखिलेश यादव की। अब लोगों का रुझान तो यही कहते हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ गलतियां हमारे से भी रही होंगी, मैं तो था नहीं, लेकिन अब पार्टी है तो हमारे से ही मानिए, उनमें सुधार किया जाएगा। लेकिन विकास अगर देखा जाए, विकास पुरुष तो दो ही व्यक्ति इस देश में आज नजर आ रहे हैं, या तो दिल्ली में केजरीवाल है या यूपी के अंदर अखिलेश है। ये लोगों का मानना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हर युवा कहता है इस चीज, क्योंकि काम आप कोई दूसरे को दिखाई देता है। 3 साल हो गई योगी जी से जो विकास कार्य शुरू हुए, तो उनके फीते नहीं कट पाए हैं पूरे से, अभी तो फीते काटने बाकी है, 2 साल और काटते रहेंगे। काम काफी किया है, इस तरह लोगों में है, रुझान है लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेज बहादुर जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और मीडिया हलचल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।